वर्सेस ह्यूमन की है। दरअसल हर 1000 साल बाद सारे गॉड मिलके ये डिसीजन लेते हैं कि ह्यूमैनिटी को 1000 साल और जीवन देना है या उनको खत्म कर देना है। और इस बार सारे गॉड ने ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए वोट दिया होता है। रीजन क्योंकि ह्यूमैनिटी ने अर्थ को पूरा बर्बाद करके रखा था। ज़्यूस जो कि गॉड ऑफ द कॉस्मोस है, वो फाइनली ह्यूमन को खत्म करने के डिसीजन पे मंजूरी देने वाला होता है कि तभी 13 वैल्करी सिस्टर में से सबसे बड़ी वैल्करी रीडेने ज़्यूस को रोकती है और वो ज़्यूस से कहती है कि ह्यूमैनिटी को खत्म करने से पहले उनको एक चांस दिया जाए, जो कि है गॉड और ह्यूमन के बीच में 1-on-1 बैटल, जो कि एक तरीके से रैग्नारॉक भी है। रैग्नारॉक ये एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर 13 गॉड्स और 13 ह्यूमन लड़ते हैं। जो भी साइड पहले 7 बार जीतती है, अगर गॉड पहले जीतते हैं तो ह्यूमैनिटी खत्म और ह्यूमन जीतते हैं तो उनको 1000 साल और मिलेंगे। लेकिन रीडेने की गॉड वर्सेस ह्यूमन की बात सुनने के बाद यहाँ पर सारे गॉड उस पे हंसने लगते हैं, क्योंकि गॉड्स को लगता है कि भाई ह्यूमन उनका क्या ही उखाड़ लेंगे। रीडेने चिल्लाते हुए कह रहे होते कि कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि गॉड ह्यूमन से फाइट करने में डरते हैं। ये सुनने के बाद सारे गॉड को हद से ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और रीडे का प्लान यहाँ पर भाई कामयाब हो जाता है। ज़्यूस रीडेने से कहने लगता है कि उसका आइडिया उसको काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो रीडेने के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और यकीनन सारे गॉड्स अब गॉड वर्सेस ह्यूमन की बैटल के लिए एक्साइटेड थे। ह्यूमन के साइड से 13 ह्यूमन को चुनने का काम रीडेने करने वाली होती है। इसके बाद हमें वैलहला के एरेना में दिखाया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट बैटल होने वाली होती है। गॉड की तरफ से गॉड ऑफ थंडर थॉर होता है और ह्यूमन की तरफ से चाइनीज हीरो में सबसे पावरफुल लू बू होता है। लू बू बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे किसी से भी वो लड़ा उन सबको उसने हरा दिया। अपनी पूरी जिंदगी वो अपने से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को ढूंढता रहा। पूरे चाइना में उसका नाम फैल गया। उसने अपने साम्राज्य को बनाया, उसके फॉलोअर्स बढ़े। 30 साल लगातार अपने से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट ना मिलने के बाद लू बू समझ गया कि अर्थ पे उससे स्ट्रॉन्गर कोई भी नहीं है और आखिर में बोर होकर उसने अपनी ही जान ले ली। वैसे शायद मैंने बताया नहीं, जितने भी ह्यूमन यहाँ पर फाइट करने के लिए आने वाले हैं वो अलग अलग ईरा से है। वो ऑलरेडी मर चुके हैं, अब वो इस फाइट में शायद से अपने आफ्टर लाइफ से आए हैं। और हाँ, सारे ह्यूमन इस फाइट में जो आएंगे वो अपने पीक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है। सभी गॉड यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं। हम देखते हैं कि ह्यूमंस और लूबू के सोल्जर्स भी यहाँ पर आए होते हैं। आगे हम देखते हैं कि आसमान से लूबू के हाथ में एक वेपन आता है। हेमडाल अपने हॉर्न को बजाता है। नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हेमडाल अपने अपोकलिप्स हॉर्न को बजाएगा तब गॉड्स वर्सेस ह्यूमन बैटल द रैग्नारॉक शुरू हो जाएगा। थॉर और लूबू आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि लूबू पहले थॉर पे स्ट्राइक मार देता है, जिसे थॉर अपने हथौड़े से ब्लॉक कर देता है। हालांकि हम देखते हैं कि लूबू थॉर को पीछे कर देता है। लूबू फिर से अटैक करता है, थॉर उसे ब्लॉक कर देता है और इस बार थॉर लूबू को पीछे कर देता है। थॉर और लूबू में एक बात बिल्कुल सेम होती है, ये दोनों ही आज तक जितने भी दुश्मनों से लड़े हैं उनको उन्होंने बस एक ही ब्लो में हरा दिया। पहली बारी इन दोनों के लिए अपने सामने ऐसा ओपोनेंट आया है जो उनके पहले स्ट्राइक को झेल गया। आगे हम देखते हैं कि थॉर अपने एक तगड़े मूव को करने लगता है। इस मूव को थॉर ने तब यूज किया था जब एसगार्ड पे जायंट ने अटैक कर दिया था। जायंट सब कुछ तबाह कर रहे थे, कोई भी उनको रोक नहीं पा रहा था। तभी थॉर आके बस एक ही इस मूव से सारे ही जायंट को खत्म कर देता है। इस टेक्निक को बाद में इंस्टेंट किल नाम दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई थॉर बोरियत में था, मतलब उसकी पूरी जिंदगी में अभी तक कोई ऐसा दुश्मन उसे नहीं मिला जो उससे टक्कर दे पाए। खैर या प्रेजेंट में हम देखते हैं कि थॉर लूबू पे इंस्टेंट किल टेक्निक से अटैक कर देता है। सबको लग रहा होता है कि लूबू तो खत्म हो गया, लेकिन लूबू को कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखने के बाद सभी चौंक जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लूबू थॉर पे ही स्ट्राइक मार देता है। थॉर के बॉडी पे स्लैश लग जाता है, उसका ब्लड बहने लगता है। थॉर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। इस टाइम पे सारे ह्यूमन बहुत ही ज्यादा खुश और गॉड काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। ये दोनों अपने मन में बस एक ही बात सोच रहे होते कि काश ये दोनों एक ही इरा में मिलते। लूबू थॉर से कहता है कि वो कमाल का है। थॉर भी उसे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा निराशा की बात है कि लूबू बस एक ह्यूमन है। थॉर और लूबू मन में सोच रहे होते कि अगर वो सेम इरा से होते तो पक्का फ्रेंड्स होते। ये दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से फाइट करके बहुत ही ज्यादा खुश थे। यहाँ पर ज़्यूस को एक बात परेशान कर रही थी कि लूबू का वेपन थॉर के म्योल्नर के सामने टिक कैसे रहा है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन मेड वेपन गॉड के वेपन के सामने एक सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी ज़्यूस रीडहीने को देखता है और वो समझ जाता है कि क्या सीन है। लेकिन रीडहीने भी जानती है कि ह्यूमन का वेपन गॉड के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता, इसलिए रैग्नारॉक स्टार्ट होने से पहले ही उसने इस प्रॉब्लम का हल निकाल दिया था। वैल्करीज की बॉडी अपनी ट्रांसेंडेंस स्किल से वेपन बन सकती है, जो कि गॉड के वेपन को इक्वली टक्कर दे सकते हैं। लूबू के लिए रीडे ने अपने 13 वैल्करी सिस्टर में से रैंडग्रिज को चुना होता है। रैंडग्रिज भी खुशी से इसके लिए मान जाती है। रीडे ने यहाँ पर पास्ट में रैंडग्रिज से पूछते कि क्या उसे थॉर के वेपन के सीक्रेट के बारे में पता है। रैंडग्रिज बताती है कि हाँ, थॉर के आयरन ग्लव्स किसी भी अटैक को मिटा सकते हैं। साथ ही म्योल्नर कितना पावरफुल है ये तो सभी जानते ही है। रीडे ने रैंडग्रिज से कहती है कि उनको कुछ भी करके थॉर के उन वेपन को ओवरकम करना होगा। यहाँ पर एरेना भी सबको पता चल गया होता है कि
आखिरी लूबू के पास का वेपन थॉर के वेपन के सामने टिक्के से पा रहा है। रेनग्रिज ने लूबू के मेमोरी को एब्जॉर्ब करके उसके लिए एक परफेक्ट वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये जो प्रोसेस है इसे वेलुंडर कहा जाता है। लूबू थॉर के ग्लोव्स पे स्ट्राइक को मार देता है और हम देखते हैं कि वो टूटने लगते हैं। नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग म्योनिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है। उसकी हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए थॉर को इन जेंट ग्रैपर ग्लोव्स को पहनना पड़ता था और हम देखते हैं कि वही ग्लोव्स यहाँ पर अभी टूट जाता है। सारे गॉड ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लूबू थॉर पे और स्ट्राइक मार के उसे पीछे कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि म्योनिर बहुत ही ज्यादा हीट होने लगता है और उसके अंदर से दिल धड़कने जैसी आवाज आने लगती है। थॉर म्योनिर के पास आता है। आखिरकार तुम जाग गए हाँ म्योनिर। हम देखते हैं कि म्योनिर टूट जाता है। उसके अंदर से फ्लैश जैसा मटेरियल पल्स होने लगता है। गोली देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कह रही होती है कि आखिर वो क्या है। यहाँ पर जूस बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है कि फाइनली म्योनिर अवेक हो चुका है। जेड ग्रैपलर ग्लोव्स की कहानी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो ग्लोव्स थॉर के म्योनिर की पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि वो ग्लोव्स म्योनिर के अवेक होने से पहले उसे क्रश करने के लिए थे। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो वो थॉर की फुल पावर को रोकने के लिए थे। थॉर यहाँ पर अपने दूसरे ग्लोव को भी निकाल देता है और म्योनिर को उठा लेता है। क्या नाम था तुम्हारा? हाँ लूबू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक फेवर है, प्लीज मरना मत। थॉर म्योनिर को चार्ज करके लूबू की तरफ फेंकता है, लेकिन लूबू इसे भी डॉज कर देता है और वो थॉर पे स्ट्राइक मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन म्योनिर फिर से पीछे से लूबू की तरफ आने लगता है। लूबू इस बार भी उसे डॉज कर लेता है। थॉर म्योनिर को पकड़ के लूबू पे गेरोड थॉर हैमर से अटैक कर देता है। इस अटैक को देखने के बाद सारे गॉड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि रोज रोज भाई कहाँ उनको ये सब कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गई होती है, क्योंकि ये भी जानती है कि थॉर का ये अटैक कोई मजाक नहीं है। इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है। सारा एरेना थर थर कांप चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि लूबू ने थॉर के इस अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है। सारे ह्यूमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूबू के दोनों पैर की हड्डियां टूट जाती है। वो अपने घुटनों पे आ जाता है और यकीनन ऐसे हालत में लूबू का फाइट करना ये नामुमकिन है। सारे ह्यूमन की आशा यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूबू का रेड हेयर हॉर्स यहाँ पर आ जाता है। लूबू की आर्मी जो हार मान चुकी थी, उनमें फिर से जोश आ जाते कि भाई रेड हेयर ने अभी तक हार नहीं मानी है, तो वो लोग कैसे मान सकते हैं। लूबू की आर्मी और ह्यूमन उसे चीयर अप करने लगते हैं। लूबू अपनी पूरी जान लगा के उड़ जाता है और अपने हॉर्स पर बैठ जाता है। रेड हेयर, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान भी दोगे दोस्त? रेड हेयर हाँ कहता है। लूबू थॉर के अराउंड तेजी से घूमने लगता है। वो अपने वेपन के लास्ट टिप को पकड़ लेता है। लूबू अब अपनी सबसे पावरफुल स्ट्राइक मारने के लिए जा रहा होता है, जिसको उसने 1 लाख से भी ज्यादा बार प्रैक्टिस किया था। उस टेक्निक का नाम स्काई ईटर है। यकीनन आज तक उसने ये टेक्निक कभी भी यूज नहीं की। लूबू अपने अल्टीमेट टेक्निक से थॉर पर अटैक कर देता है। थॉर भी सामने रेडी था। इनके अटैक भिड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, लेकिन आखिर में हमें देखने को मिलता है कि लूबू का वेपन वैनिश हो गया है। रेनग्रिज मारी जाती है। लूबू का एक हाथ टूट गया था और दूसरा हाथ लगभग खत्म था। लूबू अपने मुंह से दूसरे हाथ को भी उखाड़ फेंकता है। हम देखते हैं कि फाइनली लूबू अब यहाँ पर खुश हो गया होता है। वो मन में कह रहा होता है कि जिंदगी भर जिसकी तलाश उसने की, आखिरकार उसे वो आज मिल ही गया। लूबू मुस्कुरा के थॉर की तरफ जाने लगता है। थॉर अटैक करके लूबू को खत्म कर देता है। हेमडॉल अनाउंसमेंट करता है कि गॉड वर्सेस ह्यूमन के पहले बैटल में गॉड की जीत हुई। सारे ही गॉड्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और रीडहीने को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लूबू की आर्मी भी यहाँ पर लूबू के लिए खुशी थी। उन्होंने देखा था कि कैसे लूबू अपने आखिरी समय में खुश थे। जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया। तभी आगे हम देखते हैं कि लूबू की सारी आर्मी थॉर की तरफ आने लगती है। ये लोग कह रहे होते कि उनके लॉर्ड के बिना उनका वजूद किसी काम का नहीं है। वो भी अपने लॉर्ड के पास जाना चाहते हैं। थॉर भी यहाँ पर कहता है कि ठीक है, उस इंसान के लिए, मेरे फ्रेंड के लिए, लूबू के लिए ये मेरी आखिरी ऑफरिंग होगी। थॉर इन सबको खत्म कर देता है। ये सब यहाँ से टूट के वैनिश हो जाते हैं। ये दोनों वहाँ से निकल चुकी होती है। गोले रीडहीने से पूछ रही होती है कि अब इस सब के बाद लूबू और रेनग्रिज का क्या होगा? क्या होगा मतलब क्या? हाँ, ये बैटल सोल्स की थी। एक बार उनकी सोल्स टूट गई तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकते, रिबॉर्न नहीं हो सकते। उनको किसी भी तरीके से सेव नहीं किया जा सकता। वो सब अब स्पेस में डस्ट बन चुके हैं। उनके साथ जो हुआ है वो निफरहैम है, द कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ सोल। अब इसके बाद उनका कोई भी वजूद नहीं है। ये सुनने के बाद गोल भाई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। ये सोच के कि वो अभी अपनी बहन रेनग्रिज से कभी भी मिल नहीं पाएगी, वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ऐसे शांत कैसे रह सकती है दीदी? क्या आप जरा से भी दुखी नहीं है? हम रेनग्रिज को फिर से कभी भी नहीं देख पाएंगे। दुखी हूँ? ऐसे एक्ट मत करो। ऐसे एक्ट करोगी तो हम गॉड को कभी भी स्ले नहीं कर पाएंगे। दीदी, लेकिन क्या हमें सच में इतनी दूर तक जाने की जरूरत है? रीडी ने कही थी कि इस फाइट से ही सारे ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है। इतना कह के वो आगे बढ़ जाती है। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है। अब सेकंड फाइट होने वाली होती है और सेकंड फाइट में ह्यूमैनिटी की तरफ से हम देखते हैं कि फादर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी एडम होता है और उसके खिलाफ ज्यूस होते हैं।
हैं। ज्यूस को सेकंड मैच में देखने के बाद रीडेही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि एडम की फाइट लॉर्ड शिवा से होने वाली थी, लेकिन ज्यूस को एडम से लड़ना था, तो उसने लॉर्ड शिवा से कह के उनकी बजाय लड़ने के लिए ज्यूस आ गया। सारे ह्यूमंस भाई ज्यूस को एक मामूली बुड्ढा समझ रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ये बुड्ढा ज्यूस कैसे हो सकता है, लेकिन तभी ज्यूस अपने फॉर्म में आता है। एडम की वैलेंडर 13 वैल्क्री में से 7th वाली रेगिनल लाइफ बनने वाली होती है। रेगिनल लाइफ एडम को अपने हाथ को आगे करने को कहती है। ये दोनों के हाथ टच हो जाते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों के दिल एक हो जाते हैं। एडम का वेपन एक नकल डस्टर होता है। ये देखने के बाद सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक नकल डस्टर वेपन कैसे हो सकता है, लेकिन एडम कहता है कि ये बढ़िया है। खैर इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। ज़्यूस एडम को पंच करता है, लेकिन एडम इसे डॉज कर लेता है। ये पंच कोई नॉर्मल पंच नहीं था, ये 0.001 सेकंड अल्ट्रा लाइट स्पीड पंच था। आगे हम देखते कि ज़्यूस इससे भी ज्यादा फास्ट पंच एडम को करने लगता है, लेकिन एडम उन सबको ही डॉज कर रहा होता है। ज़्यूस मीटियोर जैब से पंच करने लगता है। इन पंचेस की स्पीड पहले वालों से भी और भी ज्यादा तेज थी। तभी हम एडम की आंखों में एक पैटर्न देखते हैं। एडम मीटियोर जैब पंचेस को भी डॉज कर रहा होता है। इसके बाद ज़्यून डिवाइन एग से अटैक कर देता है, लेकिन एडम जंप लगा के इसे भी डॉज कर देता है। ये देखने के बाद हर्मिस और एरिस जो कि गॉड ऑफ वॉर है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़्यूस एडम से कहता है कि वो बढ़िया है, लेकिन ऐसे भागने से कुछ नहीं होने वाला। एडम कहता है कि वो ये बात जानता है। तभी एडम सेम ज़्यूस की तरह जंप करने लगता है और सेम ज़्यूस की टेक्निक 0.001 स्पीड वाला पंच एडम ज़्यूस को मार देता है, जिससे ज़्यूस को चोट लग जाती है। ज़्यूस यहाँ पर परेशान हो जाता है कि एडम ने आखिर उसके मुंह को कैसे यूज कर लिया। एडम सारे ज़्यूस ने जो उस पे पंचेस किए थे वो ज़्यूस पे ही लैंड करने लगता है। इस बार अभी ज़्यूस उनको डॉज कर रहा होता है। तभी एडम मीटियोर जैब से भी ज़्यूस पे अटैक कर देता है, जो कि ज़्यूस को हिट हो जाते हैं। बस इतना ही नहीं, एडम डिवाइन एक्स से भी ज़्यूस को हिट कर देता है, जिससे ज़्यूस को तगड़ा डैमेज हो जाता है। सभी ह्यूमन भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर रीडेही से हमें पता पावर है, जिससे वो किसी भी गॉड की टेक्निक को इमिट यानी कॉपी कर सकता है। ज़्यूस अपनी एक और टेक्निक को यूज करने लगता है। वो एडम से कहता है कि अब वो इसे भी कॉपी करके दिखाए। ज़्यूस बहुत ही तेजी से एडम के चारों तरफ घूमने लगता है और एडम पे हमला कर देता है, लेकिन एडम इसे भी डॉज कर देता है और तभी एडम ज़्यूस की ही टेक्निक को कॉपी करके ज़्यूस पर किक मार देता है, जिससे ज़्यूस दूर जाके पटक जाता है। ज़्यूस उठ जाता है। अब वो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा बड़ा करता है। ज़्यूस अभी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करने के लिए जा रहा होता है। जब पहले ज़्यूस यंग था और अपने फादर क्रोनोस से लड़ा था, अपने फादर से लड़ते समय ज़्यूस ने अपने फादर से कोई भी हिट ना लेके उनको हर बार काउंटर किया और जीता, लेकिन क्रोनोस ने मरने से पहले ज़्यूस को एक बहुत ही भयंकर पंच मारा, जिससे ज़्यूस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया। ज़्यूस ने अपने फादर के उस फाइनल ब्लो को तब सीख लिया। यह पंच टाइम के सारे लॉ को सरपास कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर समय रुक चुका होता है, क्योंकि ये पंच समय से परे है। ज़्यूस इससे एडम पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते कि एडम उसको भी कॉपी करके उस अटैक को ज़्यूस पे हिट कर देता है। सबके सब यहाँ पर हैरान रह चुके थे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। यकीनन समय के परे होने की वजह से कोई देख नहीं पाया था कि ज़्यूस ऐसे नीचे क्यों पड़ा है। खैर सारे ह्यूमन बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। हेमडाल अनाउंस कर रहा होता है कि गॉड वर्सेस मैन के सेकंड बैटल में ह्यूमन की जीत हो गई है, लेकिन तभी ज़्यूस उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अभी नहीं। ज़्यूस अपने सर को सीधा कर लेता है। ज़्यूस उठ जाता है। एडम के इस पंच से ज़्यूस को काफी ज्यादा टोल पड़ चुका था। और ग्रैम्स अपने आप को ज्यादा पुश मत कीजिए। हाँ चलो मान लिया कि तुम्हारी आँख की कोई मजाक तो नहीं है, वो मुझे भी तुम्हारे बारे में थोड़ा समझ आ चुका है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी आंखों में मुझे गॉड के लिए कोई भी नफरत नहीं दिख रही है। मुझे एक कारण बताओ कि तुम यहाँ पर गॉड के खिलाफ लड़ने के लिए क्यों आए हो। अब ये पूछ रहे हो, तुम सभी गॉड एकदम इडियट हो। नफरत, रिवेंज ये कोई भी कारण नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कारण चाहिए क्या। ये सुनने के बाद भाई सारे ह्यूमन से रोने ही लगते हैं। रीडेही को लगा था कि भाई एडम यहाँ पर आपने कोई रिवेंज या गुस्से की वजह से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ तुमने तो सारे एक क्राउड को भी अपनी तरफ कर लिया है। मैं एडमिट करता हूँ कि तुम पावरफुल हो। हाँ मैं ही गधा था, मुझे लगा था कि मैं बस इतने में ही जीत जाऊंगा। हम देखते हैं कि भाई ज़्यूस अपनी बॉडी को क्रश करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ज़्यूस अपने फाइनल फॉर्म एडमास में आता है, जिसे देखने के बाद अभी एडम भी जो अभी तक चिल था वो सतर्क हो जाता है। एरेना में हर ह्यूमन थर थर कांपने लगता है। ये दोनों भी हर्मिस जो ज़्यूस के बेटे में से एक है, वो कह रहा होता है कि ज़्यूस अभी अपने फाइनल फॉर्म में है, लेकिन मैक्सिमम वो इसमें 12 से 13 मिनट तक ही रह सकते हैं। ज़्यूस एडम पे अटैक कर देते हैं। अब ज़्यूस के मसल पूरे सप्रेस हो चुके थे। उनके मसल के अंदर बस एनर्जी थी। ज़्यूस के इस सीक्रेट टेक्निक में एनर्जी का कलेक्शन है। उस एनर्जी को रिलीज करते हुए ज़्यूस ऐसे पंचेस करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन हम देखते कि एडम इसे भी कॉपी करके ज़्यूस पे ही लैंड करता है। हालांकि इस बार ज़्यूस को कुछ होता नहीं।
नहीं, वो अपने दूसरे हाथ से पंच कर रहा होता है, लेकिन एडम ज्यूस के पंच करने से पहले ही अपना पंच लैंड कर देता है। आगे हम देखते कि एडम लगातार ज्यूस पे पंचेस करने लगता है। लगातार एडम पंचेस किए ही जा रहा होता है, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि एडम की आंखों की एक लिमिट है। लगातार ज्यूस के पंचेस को डॉज करते हुए उनको ज्यूस को ही पंच करना, इससे एडम ओवर हिट हो जाता है। हृदय ने भी ये सब कुछ समझ जाती है, उसे ज्यूस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं कि एडम के साथ ज्यूस भी अपने लिमिट पे आ रहा होता है, यानी अब ये बैटल सहन शक्ति का है। हम देखते हैं कि दोनों ही अपनी पूरी जान लगा के फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि एडम की आंखें डिस्ट्रॉय हो जाती है। ज्यूस एडम को हिट करता है, जिससे एडम पीछे हो जाता है। ज्यूस तुरंत आके एडम को एक और हिट मार देता है। ज्यूस अभी रुकता नहीं, वो एडम पे लगातार पंचेस मारता है। एडम बस अभी डिफेंस में होता है। सारे ह्यूमंस रोने लगते हैं, वो एडम को अभी रुकने को कह रहे होते हैं। यकीनन इनको पता चल गया होता है कि विनर कौन है, या अभी एडम को ऐसे इंजर्ड होते हुए नहीं देख पा रहे थे। एडम को एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। वो मन में कहता है कि मत रो, तुम्हारे फादर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ज्यूस एडम पे एक जोरदार पंच मार देता है, लेकिन एडम ज्यूस के सर को पकड़ लेता है और इन्हें दोनों के बीच में एक आखिरी ब्लोज का वार स्टार्ट हो जाता है और काफी देर तक ये चलता है। थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि ज्यूस नीचे गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर एडम ऑलरेडी डेड हो चुका था। जब कोलैप्स हो गया था तभी ये मर चुका था, लेकिन फिर भी इसने सरेंडर नहीं किया। बस इतना ही नहीं, मरने के बाद भी इसने मुझ पर लगातार पंचेस किए। बच्चे, तुमने इस बूढ़े को जमीन पर बैठा दिया, रिस्पेक्ट है तुम्हारी। अगर ये इंश्योरेंस का बैटल होता तो पक्का आप ही जीत जाते। एडम और वैल्करी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। सारे ह्यूमन एडम को रिस्पेक्ट दिखाते हैं, यहाँ तक ज्यूस भी एडम को रिस्पेक्ट दिखाता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर गोल बड़ी गुस्से के साथ हिरडेन के पास आती है, लेकिन तभी रिस्ट नाम के वैल्करी गोल को शांत करती है। गोल रिस्ट से कह रही होती है कि दीदी, आपने देखा ना, नकल डस्टर टच भी नहीं हुआ तो रेगन लेफ्ट को क्यों मरना पड़ा। रिस्ट बताती है कि वेलेंडर टेक्निक में मैन और वैल्करीज एक हो जाते हैं। उनकी बॉडी बस एक वेपन बन के ट्रांसफॉर्म नहीं होती, उनका नसीब भी एक हो जाता है। ये सुनने के बाद गोल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। रिस्ट उसे शांत होने को कह रही होती है। गोल कहती है कि वो अपनी बहन को गुड बाय भी नहीं कर पाई। तब यहाँ पर हम देखते कि रिस्ट भाई गोल को बहुत ही तेजी से पकड़ने लगती है। हम देखते कि रिस्ट अचानक से ही बहुत रेज में आ जाती है और वो कहने लगती है कि इसके लिए वो उन गॉड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। हमें यहाँ पर पता चलता है कि सारे वैल्करीज में सिर्फ रिस्ट ऐसी वैल्करी है जिसके पास एक ही बॉडी में दो पावर्स है, एक शांत और एक रेज वाली। खैर, गोल भाई जैसे तैसे रिस्ट को नॉर्मल कर देती है, लेकिन यहाँ पर हृदय ने भी भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। तभी हृदय के मोबाइल पर मैसेज जाता है कि नेक्स्ट फाइट में पोसाइडन लड़ने वाला है। ये जानने के बाद ये सब के सब बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। पोसाइडन ज्यूस का बड़ा भाई है, उसे समंदर का ज्यूस कहा जाता है। हृदय ने यहाँ पर अभी सोच में पड़ जाती है कि पोसाइडन के खिलाफ लड़ने के लिए आखिर वो किसे भेजे। ऑलरेडी वो 2 राउंड हार चुके हैं, लगातार वो और नहीं हार सकते। तभी हम देखते कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और वो कह रहा होता है कि पोसाइडन के खिलाफ लड़ने के लिए वो जाएगा। ये बंदा कोजिरो सासाकी होता है, जिसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा लूजर नाम से जाना जाता है। आप तो कोजिरो सासाकी हो? हाँ, फोटो से तो आप बिल्कुल भी अलग दिख रहे हो, आप तो एक बुढ़ाऊ दिख रहे हो। मुझे लगा था कि रैग्नारॉक में जो सोल समन की गई है वो उनके एज और डेथ के बिना अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है। हृदय ने भी कोजिरो को सेम सवाल करने के लिए जा रही होती है, लेकिन उठते समय उससे एक जार गिर जाता है। लेकिन हम देखते कि कोजिरो उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और मिल्क को पी भी लेता है। ये देखने के बाद हृदय ने समझ जाती है कि कोजिरो जो उसके सामने है अभी उसका वो पीक फॉर्म है। कोजिरो बताता है कि उसको मरे हुए 400 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 400 सालों में उसने अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को इम्प्रूव करना कभी भी नहीं छोड़ा। अभी जो कोजिरो उनके सामने है वो उसके गोल्डन एज है। ये सब कुछ सुनने के बाद हृदय ने बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हमें एरेना में दिखाया जाता है जो कि वाटर से भरा हुआ था। हेमडल अनाउंस करता है कि अब थर्ड राउंड का मैच स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले ज़ूस ऑफ वाटर पोसाइडन आता है, उसके बाद कोजिरो और फार्मिंग करते हुए बोट से आता है। कोजिरो को देख के सारे ह्यूमन को लग रहा होता है कि भाई ह्यूमन की तरफ से ये बुढ़ाऊ लगेगा। इनको लग रहा होता है कि ह्यूमैनिटी अब तीसरी बार भी हारने वाली है। स्टेडियम में सारे स्वॉर्ड्समैन यकीनन कोजिरो को पहचान जाते हैं। कोजिरो जो लड़ने के लिए आया है, लेकिन मुसाशी अभी कुछ भी नहीं कहता। वैसे मुसाशी उन स्वॉर्ड्समैन में से है जिसने कोजिरो से फाइट की थी और यकीनन कोजिरो को हिस्ट्री का सबसे बड़ा लूजर नाम से जाना जाता है। तो मुसाशी का बेटा यहाँ पर उसको मैदान में देख के थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है। खैर, यहाँ पर कोजिरो अपनी स्वॉर्ड को निकाल के जमीन पर टच करता है और पोसाइडन के वाटर की सारी वेव शांत हो जाती है। ये देखने के बाद यहाँ पर सबके सब बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। मुसाशी अपने बेटे के पास के 5 रिंग्स बुक को फाड़ देता है। वो पूछता है कि डैड आपने ऐसा क्यों किया। उसके डैड बताते हैं कि इसके अभी कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते कि भाई ये सभी अभी रोने लगते हैं। कोजिरो ने वो हासिल कर लिया है जो कि हर स्वॉर्ड्समैन का एक सपना होता है। कोजिरो ने नंबर 1 अंडर द सन को हासिल कर लिया है। नंबर 1 अंडर द सन ये टाइटल उस स्वॉर्ड्समैन को दिया जाता है जो स्वॉर्ड्समैनशिप के पीक पे पहुंच गया। यानी कोजिरो अभी स्वॉर्ड्समैन में नंबर 1 पर है, उसके ऊपर कोई भी नहीं। पोसाइडन और कोजिरो आमने सामने
होते हैं। हमें पोसाइडन के बारे में थोड़ा दिखाया जाता है कि भाई पोसाइडन में कोई भी फीलिंग्स वगैरह नहीं है। उसका मानना यह है कि गॉड को किसी की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि वो सुप्रीम होते हैं और ह्यूमंस को पोसाइडन एक कचरा मानता है। इसके बाद हमें कोजिरो के पास्ट में दिखाया जाता है। बचपन से ही कोजिरो एक लूजर था। वो टोडा नाम के एक डोजो में बस नाम के लिए स्वॉर्ड्समैन की प्रैक्टिस करता था। यहाँ के एक स्वॉर्ड्समैन कागेकासु से कोजिरो कभी भी नहीं जीता। जैसे ही कोजिरो हारने लगता वो कह देता था कि भाई उसने हार मान ली। लेकिन इस डोजो के मास्टर को सेंस हो चुका था कि भाई कोजिरो में कुछ तो बात है। आगे हमें पता चलता है कि कोजिरो का असली टैलेंट नेचर में था। कोजिरो नेचर से सीखता था। नेचर के सीक्रेट में बीस्ट कैसे जीते हैं कोजिरो यह सब कुछ ऑब्जर्व करता था। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है जहाँ पर कोजिरो अभी अडल्ट हो चुका था। वो अभी बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो चुका था। वो काफी समय बाद डोजो में आया था। कोजिरो का ऐसा देख के भाई सभी के सभी यहाँ पर हैरान हो चुके थे। कागेकासु कोजिरो से कहता है कि वो उसे फाइट कर ले, लेकिन कोजिरो उसे बताता है कि उसने कागेकासु को अपने हेड में हरा दिया है। कागेकासु को हराने के लिए कोजिरो को अपने हेड में उसके साथ 146 बार लड़ना पड़ा, लेकिन आखिर में कोजिरो ने उसको हरा दिया। कोजिरो यहाँ से निकल रहा होता है। कागेकासु को लग रहा होता है कि भाई आखिर कोजिरो ये क्या मजाक कर रहा है। कागेकासु कोजिरो पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोजिरो उसके 2 टुकड़े कर देता है। हालांकि ये कोजिरो ने अपने हेड में किया था और कागेकासु को भी ये सेंस हो चुका था। कागेकासु झुकी कोजिरो से कहता है कि वो सरेंडर कर रहा है। आगे कोजिरो मास्टर सेंगेन से कहता है कि क्या वो उसके साथ फाइट करेंगे और यकीनन मास्टर हाँ कहते हैं। इसके बाद हमें कई साल बाद दिखाया जाता है। मास्टर सेंगेन कोजिरो से मिलने के लिए आते हैं और अंदर आने के बाद उनको देखने को मिलता है कि कोजिरो ने डोजो के सारे ही स्वॉर्ड्समैन को हरा दिया था, यहाँ तक मास्टर सेंगेन को भी। मास्टर सेंगेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि कोजिरो ने उनको भी सरपास कर दिया है। इसके बाद कोजिरो अपने एक जर्नी पे निकल पड़ता है जहाँ पर वो हर पावरफुल स्वॉर्ड्समैन से फाइट करता है और हर किसी के साथ वो हारता था, लेकिन यकीनन अपने माइंड में वो उन सबको हराने की प्रैक्टिस किया करता था। यहाँ पर प्रेजेंट में कोजिरो पोसाइडन पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते कि पोसाइडन उसे खत्म कर देता है। लेकिन एक्चुअली में कोजिरो अपने दिमाग में पोसाइडन से फाइट करा था। वो रास्ता ढूंढ रहा था कि किस तरीके से वो पोसाइडन पे स्ट्राइक मारे। आगे हमें पता चलता है कि कोजिरो ने अपने हेड में 16 बार पोसाइडन पे अटैक किया, लेकिन हर बार वही मारा गया। अनथ है चाहे कैसे भी मैं उस पे अटैक कर रहा हूँ, लेकिन वही मारा जा रहा हूँ। लगता है कि ये गॉड मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। अब क्या किया जाए। कोजिरो जानता है कि जिस किसी से उसने फाइट की है उसके डोजे के स्वॉर्ड्समैन या बाकी के सभी स्वॉर्ड्समैन वो सभी यहीं पर है और उन सब की टेक्निक भी अभी कोजिरो का पार्ट है। कोजिरो पोसाइडन पे अटैक कर ही देता है। कोजिरो अपनी स्वॉर्ड की फुल फोर्स के साथ अटैक किया था, इसलिए स्वॉर्ड को फिर से बैक में स्विंग करना ये नामुमकिन है। पोसाइडन कोजिरो के अटैक को डॉज कर देता है और कोजिरो पे अटैक करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे हारों के बाद कोजिरो ने एक ऐसी मूव बना दी होती है जो कि इनर्शिया के लॉ को भी बाईपास कर देती है। फुल स्पीड पे स्विंग होने वाली स्वॉर्ड को कोजिरो सुमेगेशी नाम के अपनी एक टेक्निक से बीच में ही वापस स्विंग कर देता है और हम देखते हैं कि इससे पोसाइडन के बाल कट हो जाते हैं। ये देखने के बाद हरमिस जो कि अभी तक केयर फ्री था वो भी हैरान हो जाता है। पोसाइडन फाइनली कोजिरो की तरफ अपनी आंखों से देखने लगता है। तो आखिरकार तुमने मुझे देख लिया बच्चे। वैसे कोजिरो के वेलेंडर रिस्ट बनी होती है। आगे हम देखते हैं कि पोसाइडन आके कोजिरो पे स्ट्राइक मारने लगता है, लेकिन कोजिरो पोसाइडन के हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। इतने सालों तक ग्रेट स्वॉर्ड्समैन से हार के, लेकिन उनको अपने माइंड में हरा के कोजिरो ने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया होता है कि वो अपने ओपोनेंट के अटैक के पैटर्न को ही प्रिडिक्ट कर सकता है। जिस मोमेंट में पोसाइडन एरेना में आया था तभी से ही कोजिरो ने पोसाइडन के होने वाली हर एक सेकंड की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, फिर पोसाइडन की इमेज बना के उसके साथ अपने माइंड में फाइट किया। बस इतने सही समय में कोजिरो ने पोसाइडन के 1000 से भी ज्यादा पैटर्न को समझ लिया और अभी उसी की वजह से कोजिरो पोसाइडन के इन अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर पा रहा होता है। कोजिरो अपने ओपोनेंट के हर एक मूव के साथ फ्यूचर में वो कौन सी मूव करेगा ये भी प्रिडिक्ट कर सकता है। यही उसकी ट्रू पावर है। इस टेक्निक का नाम सेंजू मूसो है। कोजिरो पोसाइडन के सारे अटैक को डॉज करके पीछे जाता है। यकीनन सारे गॉड यहाँ पर हैरान रह जाते कि भाई एक ह्यूमन पोसाइडन के अटैक को कैसे डॉज कर रहा है। सारे ह्यूमन को अभी कोजिरो पे यकीन हो गया होता है कि भाई कोजिरो ओल्ड है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि पोसाइडन विसल बजाने लगता है। कोजिरो सतर्क हो जाता है। वो प्रिडिक्ट करने लगता है कि पोसाइडन का अगला अटैक क्या होगा। अटैक तो कोजिरो ने प्रिडिक्ट कर लिया था, लेकिन वो कोजिरो ने जितना सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा स्पीड में होता है। कोजिरो ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। पोसाइडन कोजिरो पे स्लैश मार देता है। क्या हुआ? मुझे लगा था कि तुम मेरे सारे मूव्स को रीड कर सकते हो, लूजर कहीं के। कोजिरो उठ जाता है। अभी वो समझ जाता है कि उसे और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। गॉड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि पोसाइडन ने कोजिरो को हिट मार दिया है। वो सारे पोसाइडन को चेयर अप कर रहे होते हैं, लेकिन पोसाइडन उन सभी को गुस्से से देखता है। सारे गॉड्स भाई चुप हो जाते हैं। क्या हुआ? अपने फ्रेंड्स के चेयर्स को गॉड्स एक दूसरे पे रिलाई नहीं होते, इसे ही
गॉड कहते हैं। हम शुरू से ही परफेक्ट बीइंग हैं, हमें फ्रेंड्स की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा तो गॉड ऐसे होते हैं? हाँ, सुनने में तो एकदम बेकार एग्जिस्टेंस लग रहे हो। ये सुनने के बाद पोसाइडन को भाई हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही जंप लगा के जियोन टीरेंट डिमीटर से अटैक कर देता है। कोजिरो इसे ब्लॉक करने लगता है। हम देखते हैं कि भाई कोजिरो पे तो लगातार टीरेंट्स की बरसात हो गई है। हालांकि कोजिरो भी जितना फाइट करता है उतना ही वो इवॉल्व होता है। हम देखते हैं कि वो पोसाइडन के सारे इन अटैक को भी प्रिडिक्ट करके उनको ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन तभी पोसाइडन कोजिरो के मुंह को समझ के उसके ब्लाइंड स्पॉट में अटैक कर देता है। कोजिरो उसे ब्लॉक कर देता है। दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। कोजिरो अपने मन में कहता है, जितना मैं इसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे लग रहा होता है कि मैंने इसे पकड़ लिया, ये जंप लगा के मुझसे दूर होता जाता है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। कोजिरो पोसाइडन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंचने लगता है। कोजिरो बहुत ही तेजी से पोसाइडन पे अटैक कर ही देता है। ये देखने के बाद पोसाइडन भी हैरान हो गया था, लेकिन वो अटैक को डॉज कर देता है। हालांकि तभी कोजिरो अपनी ग्रिप को चेंज करके गेरियो ह्यूओ टेक्निक से पोसाइडन पे हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी पोसाइडन कोजिरो की पहुंच से दूर निकल जाता है। पोसाइडन अपने टीरेंट से कोजिरो के वेपन को तोड़ देता है। सारे गॉड को लग रहा होता है कि कोजिरो तो अब हार ही गया। यहाँ तक पोसाइडन को भी लग रहा होता है कि अभी कोजिरो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कोजिरो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को लेता है और स्वॉर्ड ग्लो होने लगती है। कोजिरो की वॉलेंडर रिस्ट होती है और जैसे कि हमें पता ही है कि रिस्ट एक अकेली ऐसी वेलकरी है जिसके पास एक की बॉडी में दो पावर्स है। हम देखते हैं कि ये स्वॉर्ड डुअल स्वॉर्ड में बदल जाती है और हर एक स्वॉर्ड में रिस्ट की एक पर्सनालिटी होती है। दोनों फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पोसाइडन अटैक कर ही देता है। डुअल स्वॉर्ड से कोजिरो पोसाइडन के हर एक मूव को ब्लॉक कर रहा होता है। डुअल स्वॉर्ड से लड़ना ये स्पेशलिटी मुसामोटो की होती है। कोजिरो ऑलरेडी इसके साथ भी लड़ चुका है। बस इतना ही नहीं, मरने के बाद भी कोजिरो ने अपने माइंड में 1000 बार से भी ज्यादा मुसाशी से फाइट कर रखी थी और अभी वो मुसाशी की टेक्निक में उससे भी आगे है। बस इतना ही नहीं, कोजिरो अब यहाँ पर हर एक स्वॉर्ड्समैन के टेक्निक का यूज करके पोसाइडन से लड़ रहा होता है। और आगे हम देखते हैं कि आखिर में कोजिरो पोसाइडन पे बहुत ही सारे स्लैशेस मार देता है। हेमडाल और सारे गॉड यहाँ पर हैरान रह जाते हैं कि पोसाइडन जो कि समंदर का जूस है, वो आज पहली बार इतना इंजर्ड है, वो भी एक ह्यूमन के हाथों। सारे ह्यूमंस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि पोसाइडन फिर से विसल बजने लगता है। पोसाइडन अभी तक अपनी फुल पावर से लड़ ही नहीं रहा था। अभी वो अपने सारे इन बेकार से ट्रिक्स का यूज करने के बजाय सीधा ही फुल पावर के साथ कोजिरो पे स्लैश मार देता है। कोजिरो तुरंत शिंजू मुसो का यूज करता है, लेकिन इस बार पोसाइडन बहुत ही स्पीड से अटैक कर रहा होता है। कोजिरो इसे अवॉइड नहीं कर पा रहा होता। तभी पोसाइडन मेडुसा एलोपर डेमीटर से कोजिरो पे हमला कर देता है और ये अटैक भाई हद से ज्यादा स्पीड के होते हैं। कोजिरो भी हार नहीं मानता, वो अटैक को ब्लॉक करता रहता है। कोजिरो पोसाइडन पे वार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से पोसाइडन कोजिरो की पहुंच से आगे निकल चुका होता है। जब भी कोजिरो को लग रहा था कि वो समंदर के आखिर में पहुंच गया है, लेकिन समंदर और भी ज्यादा गहरा होता ही जा रहा था। कोजिरो अपने मन में कहता है कि क्या मैं बस इतना ही आगे जा सकता हूँ? वैसे हारना मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैं इसका आदी हूँ। तभी हम देखते कि जितनों ने भी अभी तक कोजिरो से लड़ा था, वो सभी उसको आवाज देने लगते हैं। सारे ह्यूमन जो शुरू में कोजिरो को बस लूजर समझ रहे थे, वो सभी कोजिरो को चीयर अप कर रहे होते हैं। उन सभी की आवाज से कोजिरो जाग जाता है। हर बार ये मोमेंट होता है जहाँ पर कोजिरो हार जाता था। वो कभी अपनी ट्रू स्किल का यूज ही नहीं किया। कोजिरो पोसाइडन के अटैक को ब्लॉक कर ही देता है। इस बार मैं जीतना चाहता हूँ। ये वो मोमेंट था जब कोजिरो की स्वॉर्ड आखिर में समंदर के सबसे नीचे पहुंच गई थी। पोसाइडन फिर से अपना अटैक करता है, लेकिन अब कोजिरो उस लेवल में पहुंच गया है जहाँ पर उसको पोसाइडन के हर एक मूव के बारे में पता है। कोजिरो पोसाइडन के लाइट स्पीड वाले अटैक को हलवे की तरह डॉज करके पोसाइडन के पास आता है और उसके हाथ को काट देता है। पोसाइडन अपने दूसरे हाथ से टीरिन को पकड़ता है और अटैक करने लगता है, लेकिन कोजिरो उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है। लेकिन भाई पोसाइडन भी हार नहीं मानता। वो अपने मुंह में टीरिन को लेके अटैक करता है। कोजिरो पोसाइडन के सीने में स्लैश मार देता है। पोसाइडन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो मर जाता है और फाइनली ह्यूमंस एक मैच को जीत ही जाते हैं। यकीनन सारे ह्यूमन बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और सारे गॉड यहाँ पर दंग रह जाते हैं कि एक ह्यूमन ने एक गॉड को खत्म कर दिया। कोजिरो भी भाई बहुत ही ज्यादा थक गया था, वो नीचे गिरने लगता है। रिस्ट उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हमें ज़ूस और इनको दिखाया जाता है। ज़ूस पिछले मैच में नहीं था क्योंकि एडम के साथ फाइट करके उनकी बैंड बच गई थी, तो वो ट्रीटमेंट लेके आराम कर रहे थे। खैर अब यहाँ पर सभी गॉड्स को ये बात समझ में आ चुकी होती है कि रैग्नारॉक कोई मजाक नहीं है, ह्यूमंस भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पोसाइडन मारा गया। यकीनन इस बात से ज़्यूस और बाकी के सारे ही गॉड बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और ज़्यूस ने सोच लिया था कि कैसे भी करके नेक्स्ट राउंड में इनको जीतना ही है। इसके बाद हमें गोल को दिखाया जाता है जो कि रीडेहिने को ढूंढ रही होती है। तभी उसे देखने को मिलता है कि रीडेहिने तो हरमिस से बात कर रही है। गोल आके रीडेहिने से पूछते है कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे, लेकिन रीडेहिने कुछ बताती नहीं। आगे किन की मैच होने वाली है ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट मैच है हरक्यूलिस और जैक
जैक द रिपर के बीच में थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।